दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही रोचक और हैरान कर देने वाली है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे, तो शायद एक पल के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाए कि क्या वाकई एक जिले के डीएम के साथ ऐसा भी हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े अफसरों की जिंदगी आसान और सुरक्षित होती है, लेकिन कभी-कभी उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जो उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख देती हैं। यह कहानी भी ठीक वैसी ही है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध नगर जिले के कलेक्टर साहब शिव प्रताप सिंह अपने केबिन में बैठकर जरूरी फाइलें पढ़ रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर उनके पुराने दोस्त विपनेश का कॉल आता है, जिनके साथ उन्होंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़ाई की थी। विपनेश कलेक्टर साहब से बोलते हैं, शिव प्रताप साहब, आप तो डीएम बनते ही दोस्तों को भूल गए। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। डीएम साहब मुस्कुराते हुए बोले, नहीं विपनेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा काम का दबाव ज्यादा रहता है, इसलिए समय नहीं निकाल पाया। इसके लिए माफी चाहता हूं। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत होती है। फिर डीएम साहब कहते हैं, विपनेश, कल संडे है और मेरी भी छुट्टी है। चलो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। संडे का दोनों की मुलाकात का प्लान बन जाता है। अगले दिन सुबह कलेक्टर साहब शिव प्रताप ने सोचा कि वो बिना सरकारी गाड़ी और बिना सुरक्षा के साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह अपने दोस्त से मिलने जाएंगे। वो अकेले ही शहर के एक ऑटो स्टैंड पर पहुंचे और वहां से एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए। रास्ते में चलते थोड़ी देर ही हुई थी कि आगे एक पुलिस चेक पोस्ट पर ऑटो को रोक दिया गया। वहां खड़ा कांस्टेबल ऑटो ड्राइवर से ऑटो रिक्शा के कागज मांगता है। ऑटो वाला हाथ जोड़कर कहता है, साहब कागज तो हैं, लेकिन गलती से आज घर पर छूट गए। कल मैंने ऑटो रिक्शा की साफ सफाई की थी। सारे कागज एक जगह एक पन्नी में रखे थे। वो पन्नी मैंने ऑटो रिक्शा से निकालकर घर में रख दी थी, ताकि कागज पानी से खराब न हो जाएं। और सुबह जल्दीबाजी में कागज घर ही छूट गए। साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कांस्टेबल की आंखों में लालच झलक रहा था। उसने चालान काटने का डर दिखाते हुए कहा, गलती तो तेरी माफ नहीं होगी। या तो चालान कटवा ले या 2,000 रुपए दे दे। ऑटो ड्राइवर रोते हुए बोला, साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकला हूं। अभी तक सिर्फ 100 रुपये कमाए हैं। अब 2,000 रुपये कहां से लाऊं? कांस्टेबल बोला, कल का पैसा तो होगा, उसमें से दे दे। अब बहाने मत बना। चल एक काम कर, 2,000 मत दे, 1,000 ही दे दे। ऑटो वाला घुटनों पर बैठकर रोते हुए बोला, साहब, कल का पैसा तो घर का सामान लाने में खर्च हो गया। अब मेरे पास बस 100 रुपए हैं। माफ कर दीजिए साहब, मैं गरीब आदमी हूं। इस रूट पर मेरा रोज का आना जाना रहता है। मैं आपको कल ऑटो के सारे कागज दिखा दूंगा। पीछे सीट पर बैठे कलेक्टर साहब ये सब देख रहे थे। सिपाही की हरकत और उसका बर्ताव देखकर वो तुरंत ऑटो से नीचे उतरते हैं और कांस्टेबल से बोलते हैं, कांस्टेबल साहब, क्या तुम्हारा काम यही है कि गरीबों को परेशान करो और उनसे घूस मांगो? वर्दी पहनी है तो कम से कम उसका सम्मान तो करो। कुछ तो इंसानियत दिखाओ। अगर गलती हुई है तो कानूनी कार्यवाही करो, लेकिन बिना वजह पैसे मांगना ठीक नहीं है। और जब से ये बोल रहा है कि कल आपको कागज लाकर दिखा देगा, तो इसे एक वार्निंग देकर छोड़ भी सकते हैं। कांस्टेबल ने कलेक्टर शिव प्रताप की ओर घूर कर देखा और गुस्से में बोला, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अपनी औकात में रह, समझा। अगर तुझे इस ऑन्टो वाले की इतनी फिक्र हो रही है, तो तू दे दे 2,000। शिव प्रताप ने कहा, कांस्टेबल साहब, मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप इसे बेवजह प्रताड़ित कर रहे हैं। कांस्टेबल यह सुनकर चिढ़ गया। उसे लगा ये कोई आम आदमी है जो उसे फालतू का भाषण दे रहा है। गुस्से में आकर उसने कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ लिया और कुछ सोचे समझे सीधा उनके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही कलेक्टर साहब एकदम दंग रह गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक कांस्टेबल उनके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाले रखा, अपनी पहचान छुपाए रखी। वे देखना चाहते थे कि ये सिपाही और क्या क्या कर सकता है और कितने कानून तोड़ सकता है। फिर सिपाही बोला, बहुत बहस कर रहा है, अभी तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूं। थाने में चल तू। सिपाही ने कलेक्टर साहब और ऑटो वाले दोनों को पकड़कर थाने ले गया।
सिपाही को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। थाने का माहौल गर्मा गर्मी से भरा हुआ था, लेकिन कलेक्टर साहब अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी नजर से वो सब कुछ देख रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला भी सहमा हुआ बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। थाने में जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक अजीब सी बेचैनी फैलती जा रही थी। लग रहा था जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। जिस कांस्टेबल ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था, वो अब अपने की पर गर्व कर रहा था। हंसते हुए अपने साथियों से बोला, देखा कैसे नेतागिरी निकाल दी इसकी, अब ये थाने में सड़ेंगे। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। दोस्तों, इसके बाद उस पुलिस वाले के साथ ऐसा कुछ होता है जिससे पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप और भगदड़ मच जाती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कलेक्टर शिव प्रताप की मुश्किलों से भरी जिंदगी में कुछ साल पहले चलते हैं। शिव प्रताप कैसे एक बेहद गरीब परिवार से निकलकर डीएम बन पाया, कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती थी। शिव प्रताप की कहानी हर एक गरीब और मिडिल क्लास बच्चे के लिए एक मोटिवेशन है। आइए चलते हैं शिव प्रताप की जिंदगी के एक छोटे से फ्लैशबैक में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव में शिव प्रताप अपने माता पिता के साथ एक कच्चे मिट्टी के घर में रहता था। वो परिवार बहुत ही गरीब था। पिता गांव के साहूकारों के खेतों में दिन रात मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी। घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। शिव प्रताप इकलौता बेटा था। वो अपने माता पिता की मेहनत हर रोज अपनी आंखों से देखता और मन में ठान चुका था, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा और अपने माँ बाप को इस गरीबी से निकाल कर रहूंगा। गांव वाले, पड़ोसी और रिश्तेदार शिव प्रताप के पिता को ताने मारते थे, अपने बेटे को इतना पढ़ाकर क्या करेगा, ये भी तेरी तरह मजदूरी ही करेगा, फालतू में इसके ऊपर पैसे बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसके माता पिता ने कभी किसी की बातों की परवाह नहीं की। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था और वही भरोसा शिव प्रताप की सबसे बड़ी ताकत बन गया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद शिव प्रताप ने अपने पिता से कहा कि वह दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। पिता ने बिना एक पल सोचे गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लिया और बेटे को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पहुंचकर शिव प्रताप ने राजेंद्र नगर में एक छोटा कमरा किराए पर लिया। दिन में कोचिंग करता और रात में पार्ट टाइम नौकरी करके अपना खर्च निकालता। सपना बड़ा था, रास्ता बहुत कठिन, लेकिन शिव प्रताप ने हार नहीं मानी। 4 साल तक लगातार संघर्ष किया, त्योहार नहीं मनाए, बाहर घूमना नहीं हुआ, बस एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना। और फिर वही दिन आया जब यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका चयन आईएएस के लिए हो गया। जब शिव प्रताप ने गांव लौटकर अपने माता पिता को बताया कि वो अब आईएएस अफसर बन चुका है, तो उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो हर उस रात की याद थे जब घर में चूल्हा नहीं जला था, हर उस दिन की गवाही थे जब उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए खुद भूखा रहना मंजूर किया था। पिता ने कहा, बेटा, भगवान एक दिन गरीबों की जरूर सुनता है और आज उसने हम गरीबों की सुन ली। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। इसके बाद शिव प्रताप ने आईएएस की ट्रेनिंग पूरी की। पहली पोस्टिंग मिली एसडीएम के तौर पर और कुछ ही समय बाद अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह बन गया जिले का कलेक्टर, डीएम। डीएम के रूप में उसकी पहली पोस्टिंग हुई गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। डीएम साहब, शिव प्रताप ने गहरी आवाज में कांस्टेबल से कहा, तुम अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हो, अब थाने के बड़े अधिकारी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। कांस्टेबल ने तंज कसते हुए कहा, अरे यहां कौन सुनेगा रे तेरी, अब तू और तेरा ये ऑटो वाला दोनों चालान कटवा कर ही जाएंगे। डीएम साहब ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब लगता है मुझे अपनी पहचान बतानी ही पड़ेगी। ये कहते हुए शिव प्रताप ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और कांस्टेबल को दिखाया। जैसे ही कांस्टेबल ने पहचान पत्र देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक पल को कांस्टेबल की जुबान बंद हो गई, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। उसने कहा, साहब, इस ऑटो ड्राइवर ने नियम तोड़ा है। इसके पास ऑटो के कागज नहीं थे, तो इसे चालान तो देना पड़ेगा।
डीएम साहब ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नियम सबके लिए बराबर हैं, लेकिन जब कोई गरीब मजबूर हो और तुम उसकी बेइज्जती करो, उससे पैसे वसूलो, उससे रिश्वत मांगो, वो कानून का खुला उल्लंघन है जो तुमने किया है। तुम्हारा काम जनता की सेवा करना है, उन्हें परेशान करना नहीं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, तुमने मेरे ऊपर एक जिले के डीएम के ऊपर हाथ उठाया है। जानते हो इसकी सजा क्या है? शिव प्रताप ने तुरंत थाने के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एसएसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने मामले की पूरी जानकारी ली। डीएम साहब ने उन्हें साफ शब्दों में कहा, इस कांस्टेबल ने न केवल अपनी सीमा लांघी है, बल्कि एक डीएम अफसर पर हाथ उठाने जैसा अपराध किया है। इसकी रिपोर्ट बनाई जाए और तत्काल कार्रवाई कीजिए। एसएसपी साहब ने आदेश का पालन करते हुए उस कांस्टेबल को तुरंत निलंबित कर दिया, उसकी वर्दी उतरवा ली और उसी समय गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही कांस्टेबल को हथकड़ी लगी, डीएम साहब ने कहा, आज तुम्हारा घमंड तुम पर भारी पड़ा। तुमने कानून के रक्षक बनकर कानून का मजाक उड़ाया है। एक डीएम पर हाथ उठाना सिर्फ एक अनुशासनहीनता नहीं, एक बड़ा अपराध है। और एक ऑटो ड्राइवर से रिश्वत लेने के जुर्म में तुम्हें न सिर्फ नौकरी से हटाया जा रहा है, बल्कि तुम्हारे खिलाफ सरकारी अफसर पर हमला करने और रिश्वत लेने की कई धाराओं में केस भी दर्ज होगा। इसके बाद कांस्टेबल को हवालात भेज दिया गया। ये सब देखकर ऑटो चालक भावुक हो गया। वह डीएम शिव प्रताप के पैरों पर गिर गया और रोते हुए बोला, साहब, आपने आज मुझे बचा लिया। आप जैसे अफसर ही तो हमारे भगवान हैं। शिव प्रताप ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। मुझे डीएम इसलिए बनाया गया है कि मैं जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकूं। मैं भी एक गरीब परिवार से निकलकर आज यहां तक पहुंचा हूं। अगर किसी गरीब मजबूर के साथ कुछ गलत होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, इस देश में गरीब को और दबाया जाता है, मानो जैसे सारे कानून सिर्फ गरीब आदमी ही तोड़ता हो। बड़े बड़े नेताओं, अमीरों को कोई कुछ नहीं कहता। ये इस देश का दुर्भाग्य है, लेकिन ये सत्य है। इस घटना ने पूरे जिले में यह संदेश दिया कि एक सच्चा अफसर वही होता है जो कानून को सही मायने में लागू करे और जनता के लिए प्रेरणा बने। डीएम साहब शिव प्रताप की यह कहानी हमें सिखाती है कि पद और ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, न कि उनके खिलाफ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे को गलत दिखाना है। इस कहानी का उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना और सचेत करना। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।